भारत की न्यायपालिका में कॉलेजियम प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वरिष्ठ जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों जैसे दूसरा और तीसरा जज केस के माध्यम से विकसित हुई ताकि कार्यपालिका के प्रभाव से न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। इसके लाभकारी होने पर बहस है। इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सराहा जाता है, लेकिन अपारदर्शिता और विविधता की कमी जैसे मुद्दों के लिए आलोचना भी होती है, जिसमें अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अल्पसंख्यकों पर इसका प्रभाव और जनसंख्या अनुपात के अनुसार उनकी नियुक्ति कैसे हो सकती है शामिल है। ध्यान दें कि उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए कोई संवैधानिक आरक्षण अनुच्छेद 124, 217 और 224 के तहत नहीं है, इसलिए विविधता कॉलेजियम के विवेक पर निर्भर करती है। क्या कॉलेजियम प्रणाली लाभकारी है? इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं, जो विभिन्न विश्लेषणों पर आधारित है। फायदे: न्यायिक स्वतंत्रता। ये सरकार के राजनीतिक हस्तक्षेप को नियुक्तियों में रोकती है, जिससे जज बिना डर या पक्षपात के फैसले ले सकते हैं। ये प्रणाली पहले की उन व्यवस्थाओं के बाद विकसित हुई जहां कार्यपालिका का अधिक प्रभाव था। योग्यता आधारित चयन। ये कानूनी क्षेत्र के अनुभवी और निष्पक्ष उम्मीदवारों पर ध्यान देती है, बाहरी दबावों के बजाय। कुछ मामलों में दक्षता। इसने न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंगों पर नियंत्रण रखने में मदद की है। नुकसान: पारदर्शिता की कमी। निर्णय बंद कमरों में बिना सार्वजनिक मानदंड या जवाबदेही के लिए जाते हैं, जिससे मनमाने चयन के आरोप लगते हैं। भाई भतीजावाद और पक्षपात। अक्सर मौजूदा जजों या वरिष्ठ वकीलों के रिश्तेदारों या सहयोगियों को तरजीह दी जाती है, जिससे बंद क्लब संस्कृति बनती है। देरी और रिक्तियां। सरकार द्वारा सिफारिशों को मंजूरी में देरी से अदालतों में बैकलॉग बढ़ता है। विविधता की कमी। ये हाशिए पर पड़े समुदायों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित नहीं करती, जो एक बड़ी आलोचना है, जिसे विस्तार से। कुल मिलाकर ये स्वतंत्रता के लिए लाभकारी है, लेकिन इन कमियों के कारण इसे पूरी तरह प्रभावी नहीं माना जाता। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC 2015 में रद्द जैसे विकल्प इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रस्तावित थे, लेकिन कॉलेजियम प्रणाली बनी हुई है। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के लिए लाभ। कॉलेजियम प्रणाली जनसंख्या अनुपात के आधार पर इन समूहों को प्रत्यक्ष लाभ नहीं देती, क्योंकि कोई कोटा या अनिवार्य समावेश नहीं है। SC 16.6%, SC 8.6%, OBC 52%, अल्पसंख्यक 20% भारत की जनसंख्या। इसके बजाय इसे कम प्रतिनिधित्व के लिए आलोचना मिलती है। वर्तमान आंकड़े 2018 से 700 से अधिक हाईकोर्ट जज नियुक्तियों में केवल 3 से 4% SC ST से। उदाहरण: एक डेटा सेट में 22 SC, 15 ST, लगभग 11 से 14% OBC से। अल्पसंख्यक लगभग 5 से 6%। उदाहरण: हाल की नियुक्तियों में 37। कुल मिलाकर 2018 से नियुक्तियों में 23% से कम SC ST OBC अल्पसंख्यक से है, जबकि 79 to 80% सामान्य उच्च जातियों से। कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं। प्रणाली जनसंख्या अनुपात को प्राथमिकता नहीं देती, जिससे विविधता की कमी होती है। इससे निष्पक्ष न्याय वितरण प्रभावित हो सकता है, क्योंकि हाशिए पर पड़े समूह अलग थलग महसूस करते हैं। आलोचक तर्क देते हैं कि ये अभिजात्य वर्चस्व को बढ़ावा देती है। संक्षेप में, वर्तमान प्रणाली में इन समुदायों के लिए न्यूनतम लाभ है। इसे अक्सर उनके लिए अनुचित माना जाता है। जनसंख्या अनुपात के अनुसार चयन कैसे हो सकता है? जनसंख्या अनुपात जैसे जनगणना डेटा के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त के लिए संवैधानिक संशोधन या नीतिगत बदलावों की आवश्यकता होगी। विशेषज्ञ और संसदीय सिफारिशों के आधार पर यह बताया गया है कि ये कैसे हो सकता है। कॉलेजियम में विविध जज शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉलेजियम में SC, ST, OBC अल्पसंख्यकों के सदस्यों को अनिवार्य करें ताकि वे सिफारिशों को प्रभावित कर सके और विविध उम्मीदवारों पर विचार हो।
एनजेएससी जैसे निकाय को पुनर्जनन या सुधार एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापित करे जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व हो। उदाहरण, प्रत्येक से एक सदस्य ताकि स्वतंत्रता और विविधता में संतुलन हो। प्रक्रिया ज्ञापन एमओपी में संशोधन। संसदीय पैनल ने सुझाव दिया है कि नियुक्तियों के दिशा निर्देशों एमओपी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के लिए स्पष्ट प्रावधान हो। मेटरिंग और आउटरीच कार्यक्रम इन समुदायों के वकीलों के लिए न्यायिक प्रशिक्षण मेटरिंग योजनाएं बनाए जिसमें वर्क शेडोइंग और जिला अदालतों से उच्च पदों पर प्राथमिकता शामिल हो। डेटा आधारित कोटा बिना औपचारिक आरक्षण। केंद्रीय रूप से जाति समुदाय डेटा ट्रैक करे, वर्तमान में नहीं रखा जाता और जनसंख्या के अनुपात में अनौपचारिक लक्ष्य निर्धारित करे। उदाहरण, 15% एससी, 7.5% एसटी, 27% ओबीसी जैसा अन्य सेवाओं में, लेकिन इसे नौकरियों शिक्षा की तरह लागू नहीं किया जा सकता। आनुपातिक प्रतिनिधित्व मॉडल। कुछ लोग निर्णय लेने वाले निकायों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की तरह प्रणाली अपनाने का सुझाव देते हैं जिसमें जाति धर्म के आधार पर जनसंख्या अनुपात के अनुसार स्थान सुनिश्चित हो। हालांकि विरोधी चेतावनी देते हैं कि जाति आधारित कोटा योग्यता या न्यायिक निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। किसी भी बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी आवश्यक होगी ताकि न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन न हो। कॉलेजियम प्रणाली भारतीय न्यायपालिका में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए उपयोग की जाने वाली एक व्यवस्था है। ये प्रणाली भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, बल्कि ये सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। नीचे कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित प्रमुख मामले और उनके उद्धरण साइटेशंस दिए गए हैं। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 उद्धरण AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट 149। महत्व, इस मामले को प्रथम न्यायाधीश मामला फर्स्ट जजेस केस के रूप में जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका सरकार की प्राथमिकता होगी और परामर्श का अर्थ केवल सलाह देना है जो बाध्यकारी नहीं है। इस निर्णय ने कॉलेजियम प्रणाली की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बनाम भारत संघ 1993 उद्धरण AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट 268। महत्व, इस मामले को द्वितीय न्यायाधीश मामला सेकंड जजेस केस के रूप में जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय को प्राथमिकता दी जाएगी। इसने कॉलेजियम प्रणाली को औपचारिक रूप से स्थापित किया जिसमें मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह कॉलेजियम नियुक्तियों की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति का विशेष संदर्भ 1998 उद्धरण AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट 1। महत्व, इस मामले को तृतीय न्यायाधीश मामला थर्ड जजेस केस के नाम से जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली को और मजबूत किया, ये स्पष्ट करते हुए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों सरकार के लिए बाध्यकारी होगी। इसने कॉलेजियम में 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों को शामिल करने की व्यवस्था को परिभाषित किया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC मामला 2015 उद्धरण 2015 4 सुप्रीम कोर्ट 1। महत्व, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को असंवैधानिक घोषित किया जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रस्तावित था। न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली को बनाए रखा, ये तर्क देते हुए कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। कॉलेजियम प्रणाली का सारांश। कॉलेजियम प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए सिफारिशें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के एक समूह द्वारा की जाती है। ये प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए विकसित की गई थी, लेकिन इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के लिए आलोचना भी हुई है।
कॉलेजियम प्रणाली में बदलाव खासकर अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए जनसंख्या अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने जैसे सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना एक संभावित रास्ता हो सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया और इसके प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका की आवश्यकता क्यों? न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। कॉलेजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, विशेष रूप से दूसरा और तीसरा जज केस 1993 और 1998 से विकसित हुई है, जो संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत जजों की नियुक्ति से संबंधित है। इस प्रणाली को बदलने के लिए संवैधानिक व्याख्या या संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। संवैधानिक प्रावधान। उच्च न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्तियों के लिए कोई आरक्षण प्रावधान नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों के लिए कोटा लागू करने जैसे बदलाव संविधान के मूल ढांचे जैसे न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। एनजेएसी 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी को संसद ने संविधान संशोधन 99 संशोधन के जरिए पेश किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि ये न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता था। इस तरह के सुधारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की सहमति जरूरी है। याचिका दायर करने की प्रक्रिया। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व की मांग करने वाली याचिका को जनहित याचिका के रूप में दायर किया जा सकता है। यह याचिका कॉलेजियम प्रणाली में सुधार जैसे पारदर्शिता, विविधता या जनसंख्या अनुपात आधारित चयन के लिए दिशा निर्देश मांग सकती है। कानूनी आधार। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 जाति धर्म आधारित भेदभाव पर रोक और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर का हवाला दिया जा सकता है। ये तर्क दिया जा सकता है कि वर्तमान प्रणाली में विविधता की कमी सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। संसदीय सिफारिशों का समर्थन। संसदीय समितियों ने कॉलेजियम में विविधता और प्रक्रिया ज्ञापन में सुधार की सिफारिश की है। याचिका इन सिफारिशों का उपयोग तर्क को मजबूत करने के लिए कर सकती है। चुनौतियां। न्यायिक स्वतंत्रता का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट किसी भी बदलाव को तब तक अस्वीकार कर सकता है जब तक ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर न करे। उदाहरण के लिए, कोटा लागू करना योग्यता और निष्पक्षता को प्रभावित करने के रूप में देखा जा सकता है। संवैधानिक संशोधन की जरूरत। अगर औपचारिक कोटा या नई नियुक्ति प्रणाली जैसे एनजेएसी जैसी लागू करनी हो तो संसद को संविधान संशोधन करना होगा, जिसे फिर सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा का सामना करना होगा। सीमित डेटा। कॉलेजियम नियुक्तियों में जाति समुदाय डेटा व्यवस्थित रूप से दर्ज नहीं किया जाता। याचिका में इस डेटा की मांग करनी पड़ती है, जो प्रक्रिया को जटिल कर सकती है। वैकल्पिक रास्ते। प्रक्रिया ज्ञापन में सुधार। सुप्रीम कोर्ट और सरकार मिलकर प्रक्रिया ज्ञापन में बदलाव कर सकते हैं, जिसमें विविधता को प्राथमिकता देने की दिशा निर्देश शामिल हो। इसके लिए याचिका दायर करने की जरूरत हो सकती है ताकि कोर्ट इस पर विचार करे। संसदीय दबाव। संसद के माध्यम से बहस और नीतिगत सिफारिशें कॉलेजियम को विविधता पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होगा। सामाजिक दबाव। सामाजिक संगठन और कानूनी समुदाय द्वारा अभियान चलाकर कॉलेजियम पर अनौपचारिक दबाव बनाया जा सकता है। निष्कर्ष। कॉलेजियम प्रणाली में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों के लिए जनसंख्या अनुपात के आधार पर चयन सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना एक व्यावहारिक कदम हो सकता है, खासकर जनहित याचिका के रूप में। हालांकि इसके लिए मजबूत कानूनी तर्क, डेटा और संवैधानिक सिद्धांतों का समर्थन चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ को ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बदलाव न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन न करे। अगर आप याचिका दायर करना चाहते हैं तो कानूनी विशेषज्ञों जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील से परामर्श और ठोस सबूत जैसे प्रतिनिधित्व के आंकड़े की आवश्यकता होगी।